He's absolutely brilliant and at the moment with us, and he's been waiting, by the way. Advocate Sandeep Katke Saab of the Aam Aadmi Party. Advocate Sandeep Katke Saab, namaskar. नमस्कार नमस्कार। आप दोनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। Happy New Year to you, sir. Happy New Year to you, to the entire Aam Aadmi Party, and Happy New Year to all the cadres of the Aam Aadmi Party. You guys have been really working hard and with a great deal of courage. Absolutely wonderful to see you work. थैंक यू वेरी मच। Really and truly wonderful. सर, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी तीसरे समन्स के बावजूद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में नहीं गए। उन्होंने ये कहा कि ये समन्स इलीगल है, कि आप लोगों ने मुझे क्यों तलब किया है, इसका आप कारण बताइए, उसी के बाद मैं देखूंगा मुझे आना है कि नहीं आना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोई कारण नहीं बताया है। समन्स के वक्त वैसे ईडी कोई कारण बताती नहीं है, एक्सेप्ट टू से कि भाई आपकी ज़रूरत है यहाँ पे टू जॉइन अस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। तो उसमें क्या होने वाला है सर? काटके साहब जरा बताएं। कि अरविंद केजरीवाल जी तो ईडी के ऑफिस में जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि जो ईडी का जो समन्स है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर ईडी चाहती है, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट शब्दों में ईडी को पूछा है कि भाई मुझे आपको क्यों बुलाना है। अगर मुझे बुलाना है, मैं एक पार्टी का कन्वीनर हूँ, फाउंडर हूँ, वो हिसाब से बुलाना है, या फिर स्कैम में मेरा नाम है, या फिर एफआईआर में मेरा नाम है। लेकिन ऐसी कोई भी स्पष्टता ईडी के समन्स में दी नहीं। इसके लिए अरविंद जी ने ईडी को पत्र लिखा है कि अरविंद जी ने ये भी लिखा है कि ये सब चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर आपको बीजेपी ने इंस्ट्रक्शंस दिए तो वैसे लिख के भेज दीजिए कि भाई बीजेपी के इंस्ट्रक्शन से हम आपको ईडी के ऑफिस बुला रहे हैं। तो वैसे किसी प्रकार की जो रीजंस है वो ईडी के नोटिस में नहीं है। इसके लिए अरविंद जी ने एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि ईडी को ही पूछा है कि अगर चाहिए तो कौन से कैपेसिटी में वो अरविंद जी को बुला रहे हैं वो स्पष्ट करे, क्योंकि पूरा जग जाहिर है कि वो बीजेपी का जो दबाव तंत्र है, जैसे कि हर पार्टी के ऊपर हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस जिस प्रकार से मजबूत हो रहा है, तो बीजेपी खाली एक नैरेटिव का पॉलिटिक्स कर रही है। अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि राम के नाम पे भारत की जनता बीजेपी को पूरा वोट दे देगी, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं है। देखिए, बीजेपी इस भारत को फिर से 2000 साल पहले लेके जाना चाहती है। इस भारत में जैनिज्म का, बुद्धिज्म का जो निर्माण हुआ, यही व्यवस्था के विरुद्ध में हुआ, क्योंकि भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पर ये जो गुलाम बनाने का जो एक षड्यंत्र है जो पहले से ब्राह्मण रचा है, उसके विरोध में हमारे महाराष्ट्र के फुले शाह अम्बेडकर हो या साउथ के पेरियार हो, इन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी फिर से भारत को 2000 साल पहले लेके जाना चाहती है, और ये चीजों में जो उनका विरोध कर रहा है उसको इस प्रकार से काटके साहब, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, विश्व हिंदू परिषद और पूरे सनातन धर्मी इंस्टीट्यूशन, उनका कहना है कि 550 साल के बाद एक ऐतिहासिक चीज घट रहा, इवेंट हो रहा, सेलेस्टियल इवेंट बोलते, और जो पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग एक पूरे बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि 550 साल के बाद, बाबर तोड़ने के बाद अगर कोई पुनर्निर्माण राम मंदिर का कर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अयोध्या धाम, रेलवे जंक्शन, महर्षि वाल्मीकि जी का एयरपोर्ट, 15,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अयोध्या में, और फिर एक गरीब परिवार के घर में जाके, जैसे प्रभु राम, बीजेपी का कहना, प्रभु राम जी ने सबरी जी, तो ये नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ऑलरेडी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। काटके साहब, इसको इनकार कर सकते क्या? बीजेपी का कहना है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था या कहीं वीडियो में देख रहा था कि 22 तारीख को जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, उस इनॉग्रेशन में कौन कहाँ पे रहेगा, मतलब इनॉग्रेशन के अंदर आरएसएस के चीफ रहेंगे, उसके बाद में कोई जो आचार्य है वहां के वो रहेंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी जो है और राम मंदिर के दाएं बाजू में उनके पीछे खड़े रहेंगे। मतलब जिस प्रकार से जैसे ही रामलला की आंखें खोली जाएगी और उनके ऊपर कैमरा पड़ेगा, तो राम के साथ में सबसे पहला कैमरा मोदी जी के ऊपर पड़ेगा। तो मोदी जी अपने आप को भारत का एक राम जैसे राजा थे उस प्रकार से अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत की जनता मूर्ख नहीं है, और ये मूर्ख बनाने का जो प्रयास है, जो गोदी मीडिया जिस प्रकार से इस पूरे इवेंट को प्रमोट कर रही है, जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाके इस इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं,
मैं समझता हूँ ये कोई धार्मिक इवेंट नहीं है, पॉलिटिकल इवेंट है। और इन्होंने 10 साल में इस भारत के विकास के लिए क्या सहयोग दिया ये बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। इसके लिए राम मंदिर का मुद्दा अभी लेके आए हैं और फिर से 2000 साल पहले जिस प्रकार से धर्म के नाम पर विविध जो जातियां थी उनको जिस प्रकार से गुलाम बनाया था, उस प्रकार से गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। काटके साहब आपने एक बात कही, आप इसको भारत का सबसे उच्चतम एक अच्छा कार्य मानते हो तो आपने अपने देश के राष्ट्रपति को वहां पे इनवाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे वेदों के हिसाब से जो मंत्र पढ़े जाएंगे वो भी देश के पंतप्रधान मोदी जी पढ़ेंगे। तो उनको चाहिए कि पूरा कैमरा और पूरा इवेंट जो है उनके इर्द गिर्द रहे, और राम तो सिर्फ एक बहाना है और राम के नाम पे आगे की जो राजनीति है वो उनको करनी है। तो संदीप पाटके साहब आपने बात कही शाहू महाराज और ज्योतिबा फुले की। आज एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं मैं, टुडे इज द 92nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक क्रांति लाई यहाँ पे बच्चों की, लड़कियों की एजुकेशन में। टुडे इज हर 92nd बर्थडे। जी काटके साहब, ये सबसे पहली बात तो माता सावित्रीबाई इनके इस जन्मदिन के अवसर पर, जयंती पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहूंगा जी। और भारत की सभी जो मेरी बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनको सभी को शुभकामना देना चाहूंगा कि उसके साथ में आज बालिका दिवस भी है जी। मैं समझता हूँ कि भारत के हर एक नारी ने ये चीज सोचनी चाहिए कि जिस समय सावित्रीबाई फुले इन्होंने शिक्षण मतलब एजुकेशन के जो दरवाजे महिलाओं के लिए खोले, उस समय उनको किस प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जिस दिन उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला और महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको कहा कि मैं स्कूल में जाके बच्चों को जमा करता हूँ, आप पीछे से आ जाओ, तो उसी समय पे रास्ते में उनके ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके, उनके ऊपर गोबर फेंके। वहां के जो पंडित ब्राह्मण थे उन्होंने ये तक कहा कि महिलाओं को एजुकेशन देकर, महिलाओं को शिक्षण देकर ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है, तो ऐसी नारी का ही सर्वनाश होना चाहिए। इस प्रकार से उनको शाप दिए। उसके बाद में जब माता रमाबाई स्कूल में, माता सावित्रीबाई जब स्कूल में गई और स्कूल में जब उन्होंने पढ़ाने चालू किया तो उन्होंने सबसे जो पहला शब्द था वो सब लड़कियों को पढ़ा, जो उन्होंने सिखाया वो था आई मतलब माँ। तो वो शब्द जब भी उन सब लड़कियों ने लिखा तो उनके आंख से आंसू आने लगे और उन्होंने कहा कि आज हमारी बच्चियां जो है इस शब्द को सबसे पहला उन्होंने आई हा शब्द, ये शब्द लिखा है। और एक बच्ची ने भी उनको आके पूछा कि आपके जो सर पे चोट आई है किस वजह से आई है, आपको किसी ने मारा है क्या? लेकिन उसने कहा कि भले मारा है लेकिन आपने जो अभी एजुकेशन की जो शुरुआत की है, शिक्षण की जो शुरुआत की है, तो ये क्रांति की शुरुआत आज हुई, इसकी खुशी मुझे ज्यादा है, ना कि समाज के जो लोग हैं, जो समाज के धर्म के ठेकेदार है, उन ठेकेदारों ने महिलाओं को शिक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक सामाजिक लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई के बदौलत ही आज की जो महिलाएं हैं, आज जो बात करते हैं, सब राजनीति की बात करते हैं। जी I think he's getting a call. जी आ रहा है आवाज मेरा? हाँ अभी आ रही है आवाज, आ रही है जी, बोलिए। मेरा कैमरा टिल्ट हो गया, कॉल नहीं अभी ठीक है सर, बोलिए। सो प्रदीप जी, तो ये सब चीजें थी। मतलब मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र जो है ये पुरोगामी महाराष्ट्र है। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, राजश्री शाहू महाराज ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस प्रकार से एक सोशल रिफॉर्म्स लेके आए, वही सोशल रिफॉर्म पूरे देश में लागू हुए और पूरे देश में एक सामाजिक समता और समतामूलक समाज किस प्रकार से बनना चाहिए उसकी नींव जो है वो महाराष्ट्र में रखी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, क्योंकि उस समय में भी यही महापुरुष थे, इन्होंने धर्म के बीच में, धर्म के नाम पर जो पाखंड मचता था, धर्म के नाम पर जो अन्य समाजों को गुलाम बनाया जाता था, उसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई को कामयाब किया था। लेकिन आज राजनीति के माध्यम से और लोगों के वोट लेने के लिए ये धर्म की जो राजनीति चल रही है, मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत विघातक है और आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, अब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत भयानक है। काटके साहब, मगर मोदी जी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस जो बन रहा है, इंडिया अलायंस बन रहा है। मोदी जी आज केरल से बात कर रहे थे, उन्होंने संबोधित कर रहे थे, बोले कि इंडिया अलायंस लगातार सनातन धर्म
के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स है, चाहे वो स्टालिन है, बोले घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। जूनियर स्टालिन ने, जैसे आपको मालूम, मलेरिया डेंगू से तुलना कर दिया, इरेडिकेट करना चाहिए। कोई बिहार से कहता है कि सरस्वती जी के अपमान करना उस ढंग से, कोई मौर्य जी यूपी से, कोई और भगवान का अपमान करता है। तो इंडिया अलायंस का एक ही एजेंडा है। मोदी साहब का कहना है आज केरल से कि सनातन धर्म के जो बिलीवर्स है उनका अपमान करना, उनके जो बिलीव है उसको ठेस पहुंचाना। इसमें कितना सच्चाई आपको दिख रहा है? उन्होंने उदाहरण भी दिए। जिस पार्टी की शुरुआत जो है वो हिंसा से हुई है, मतलब जिस समय पे रथ यात्रा के बाद में जब बाबरी तोड़ी गई, उसके बाद में जो नरसंहार हुआ, जो राइट्स हुए, उसमें हजारों लोग मरे। उसके बाद में गोधरा में हत्याकांड हुआ, वहां पे हजारों लोग मरे। कौन मरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मरे वो सब भारतीय लोग थे, वो सब इस भारत के लोग थे। वो अलग अलग धर्म के रहेंगे लेकिन सब भारतीय थे। तो मैं समझता हूँ कोई भी हिंसा जो है वो गलत है, और धर्म के नाम पर अगर कोई हिंसा करना चाहता है तो वो गलत है। जहां तक हम सनातन धर्म की बात करेंगे, देखो धर्म, रिलीजन क्या होता है, धर्म क्या होता है? धर्म ये वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म इतना जटिल है कि हर तबके में, अभी जैसे हमारे नाम है, हमारे नाम में ही हमारा धर्म दिखता है। हिंदूवादी होना और हिंदुइज्म को फॉलो करना ये दोनों अलग चीजें हैं। मेरे नाम में आपको दिखेगा, मेरा नाम संदीप है तो मैं हिंदू हूँ, आपका नाम राजीव हो तो आप हिंदू हो, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस हिंदू धर्म को आप किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी जो है इस समाज में, और जो अभी नए जो बच्चे आ रहे हैं, नया जनरेशन है, उनके दिमाग में धर्म के नाम पर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे धर्म को नीचा बताकर जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस प्रकार के डिफरेंसेस की राजनीति कर रही है, मैं समझता हूँ देश के लिए घातक है। भारत के संविधान ने, जब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो उस समय पे ही उन्होंने सब प्रावधान करके रखे हैं। हर रिलीजन को अपना अपना फ्रीडम देके रखा है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्शन देके रखा है। जो पिछड़ी जातियां थी, जो हिंदू धर्म की वजह से पिछड़ी जातियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जो अन्याय हुआ था, जिसकी वजह से वो वंचित थे, एजुकेशन से वंचित थे, उनके बहुत सारे जनरेशन जो ऐसे थे जो स्कूल में नहीं गए, तो उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आई कि भारत का हर एक इंसान जो है, भारत का हर एक नागरिक जो है, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। और जब तक ये रेशियो मेंटेन नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। इसके लिए संविधान में सब प्रावधान किए। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं मौजूदा परिस्थिति में, देखिए धर्म मतलब रिलीजन प्रैक्टिस करने का और रिलीजन प्रोफेस करने का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने का अधिकार जो है संविधान ने दिया नहीं। इसके पहले हमने देखा है कि हमेशा से अगर धर्म के नाम पर वोट मांगे गए हैं तो उस समय पे भले वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हो, उन्होंने जब धर्म के नाम पे वोट मांगे थे तो उनका जो वोटिंग राइट्स है इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया था। लेकिन आज मोदी जी खुलेआम बजरंगबली के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन उसके खिलाफ किसी प्रकार का इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। वीवीपैट के बारे में इंडिया गठबंधन पिछले 3 महीने से इलेक्शन कमीशन से समय मांग रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास अपोजिशन के लिए देने के लिए समय नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से ये हिपोक्रेसी है, अघोषित इमरजेंसी है, और आने वाले समय में, आने वाले अपने देश के विकास के लिए ये परिस्थिति बहुत भयंकर है, क्योंकि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ है, चारों स्तंभ जो है वो निस्तंभवत करने का काम मोदी जी ने, अमित शाह ने किया है, और आने वाले समय में बहुत घातक है। इसके लिए मैं समझता हूँ फिर से एक बार एक सामाजिक क्रांति जो है आने वाले समय में होने वाली है। जी, और बड़ी अजीबोगरीब बात है जो अभी बात हुई सावित्रीबाई फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, अंबेडकर, इन सब लोगों के बारे में बात होती है, लेकिन ये बात हम लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बात भी कहनी बहुत बहुत ज़रूरी है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जहाँ पर रहते थे, ज्योतिबा फुले के पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, और वो जा कर के रहे फातिमा बेगम शेख के घर में। और वही फातिमा बेगम शेख है जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के लड़कियों का स्कूल चलाया। मुझे लगता है उनकी भी जन्मतिथि जो है वो अभी 9 जनवरी को आने वाली है। मुझे लगता है बोथ शुड बी इक्वली ऑनर्ड। सो बिकॉज दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड रियलाइज एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड टॉक अबाउट। प्रदीप जी, आप देखिए सावित्रीबाई फुले उस जमाने में, उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक ब्राह्मण स्त्री सावित्रीबाई फुले
वो जा करके बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही है और हमेशा 2 साड़ियां लेकर के जाती थी, एक साड़ी पहनी हुई और एक साड़ी साथ में अलग से, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा गोबर फेंका जाता था, मल मूत्र फेंका जाता था उसके ऊपर, और ये कहा जाता था कि इसने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, जैसा संदीप काटके साहब ने कहा। कहीं आपको लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ एटमोस्फेयर दोबारा बन रहा है सर काटके साहब? नहीं, वही बोल रहा हूँ ना कि धर्म जो है, धर्म हमेशा शोषण की व्यवस्था निर्माण करता है जी। और इस धर्म के शोषण की व्यवस्था निर्माण करने के अगेंस्ट में इस भारत में जितने भी महापुरुष हुए सब लोग ने लड़ाई लड़ी है। हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं फूले शाह अम्बेडकर का, उसके पहले राजा राम मोहन रॉय थे, जो हमारे यहाँ पे पहले सती प्रथा थी। जैसे हम देखते हैं कि कल मैं थोड़ा टॉपिक तो डाइवर्ट करता हूँ, कल का जो आंदोलन था ट्रक ड्राइवरों का, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो अभी के जो शासक है, अभी के शासक और अभी की जो जनता है, इसमें कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो शासक जो है वो पूरे हिपोक्राइट तरीके से और पूरे डिक्टेटरशिप के हिसाब से कायदे कानून पास करता है, और मैं समझता हूं कि उसी तरीके से ये धर्म की राजनीति जो है वो आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि राम मंदिर का जो पूरा कॉपीराइट था वो बीजेपी ने अपने पास लिया है। राम मंदिर के उद्घाटन में किसको बुलाने का है, किसको किधर बिठाने का है, उसका पूरा अरेंजमेंट जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है। जिस समय बाबरी मस्जिद टूटी थी और जिस समय पे कोर्ट ने पूछा था कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के पीछे किसका हक था, तभी आरएसएस या बीजेपी का कोई भी नेता आगे नहीं आया। तो उससे आप समझ लो कि ये जो लोग है ये मौका परस्त लोग है, अपॉर्चुनिस्ट है। आज उनके पास सत्ता ही है, पूरा सिस्टम उनके पास है। उस सिस्टम के माध्यम से ये जो राम मंदिर का काम चल रहा है उसमें भी हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार जो है वहां पे हुआ है। काटके साहब, मगर आज नरेंद्र मोदी जी केरल में थे, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उनके माध्यम से हमने जितना नारी सशक्तिकरण किया है वो किसी ने नहीं किया। बाकी इंडिया अलायंस है, उससे पहले कांग्रेस, सिर्फ 27 साल सोचते रहे, हमने 2 दिन में वो बिल पास करके 33% रिजर्वेशन वुमन के लिए। और फिर केरल में उन्होंने गिनाया कि मैंने नारी शक्ति, ट्रिपल तलाक के माध्यम से एबॉलिशन, उन्होंने ये कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं को हमने सशक्त किया। आगे जाके 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस दिए, उसमें 10th करोड़ का अयोध्या में उन्होंने जाकर उनके घर पे जाके चाय भी पिए। 11 करोड़ पाइप कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय बनाए नारियों के लिए, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, 60 लाख सिर्फ केरल में। उन्होंने कहा कि 60 लाख महिलाओं के हमने एम्पावर करके उनको बैंक अकाउंट्स में मदद कर दिया। मैटरनिटी लीव के लिए कुछ फैसिलिटीज देना, 26 वीक्स का जो फैसिलिटीज है वो हमने किया। तो इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते कि मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण, बीजेपी का कहना है महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी रूलर्स हैं आज के प्राइम मिनिस्टर्स, उससे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मोदी जी ने किया है। क्या इसमें आपको कुछ पॉलिटिक्स दिखता है काटके साहब? देखिए, मैं तो ऐसे मानता हूं कि कोई भी विकास या कोई भी चीज जो है वो सामाजिक असमता के माध्यम से अगर आप करना चाहोगे तो अगर कोई विकास भी होता है लेकिन समाज के हर घटक के पास में विकास पहुंचता नहीं और समाज के घटक को वंचित रखा जाता है तो विकास कुछ काम का नहीं है। अभी जो पूरी विकास की प्रक्रिया जो चल रही है वो पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे पहले कैसे होता था, अपना जो भारत है वो मिक्स इकोनॉमी थी, अपने यहाँ पे वी आर नीदर कैपिटलिस्ट नॉर सोशलिस्ट, हमारी मिक्स इकोनॉमी थी। लेकिन आज जो है ये जो काम गिनवाते हैं इसमें से काफी जो वीडियोस बीच में वायरल हुए थे, एक अभी लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मोदी जी केरल में, मेरे ख्याल से वो वीडियो केरल का ही था, और वहां पे मोदी जी किसी महिला को पूछ रहे थे कि भाई तुमको गैस कभी मिला, तो उसने बताया कि मुझे कल गैस मिला करके। तो इस प्रकार से एक मतलब एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम मोदी जी करते हैं। उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है, उनके जो आंकड़े हैं सब झूठे हैं। एक वीडियो, लाइव वीडियो था, वो लाइव वीडियो में वो महिला को पूछ रहे थे कि तुमको क्या मिला, उसने बोला आवास मिला, लेकिन उस आवास को अगर हम देखेंगे तो उसके घर पे प्लास्टर नहीं था। उसको पूछा और क्या मिला, तुमको गैस कब मिला, तो उसने बोला मुझे गैस 2 दिन पहले मिला। यानी मोदी जी उस घर में जाने वाले हैं, उसके पहले वहां पे गैस की व्यवस्था हुई, लेकिन उस महिला को कैमरे के सामने झूठ बोलने नहीं आया तो उसने सच बोला और मोदी जी की पोल वहां पे खुल गई। तो इस प्रकार से परसेप्शन क्रिएट करने का काम जो है वो बीजेपी और मोदी मीडिया करती है। और मैं समझता हूँ जिस विकास की बात वो करते हैं, जब तक आप समाज में हर एक घटक को साथ में लेके अगर विकास नहीं करते तब तक इस देश का विकास होगा नहीं। लेकिन यही बात है क्या इसी वजह से, फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस एंड टुडे बाय द वे मिस्टर अडानी हैज गॉट सम वेरी बिग रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाने की आवश्यकता नहीं है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के। लेकिन जहां तक के धारावी का प्रश्न है, सुनने में ये आया है कि धारावी के ऊपर कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को लाए हैं अडानी साहब फॉर दी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ धारावी। संदीप काटके साहब, धारावी के विषय में सबसे मूलभूत बात तो ये होती है कि भाई जो आप विकास करना चाहते हो किसके लिए करना चाहते हैं। अदानी जी अगर ये फॉरेन के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग को लाके वहां पे जिस प्रकार से पक्षियों के घरटे होते हैं उस प्रकार से अगर घर बना के देना चाहते हैं और 40 एकड़ जमीन पर पूरे धारावी को एक साथ में एकदम मॉडर्न प्लान बताकर एक इंटरनेशनल प्लान बनाकर इंटरनेशनल सिटी के माध्यम से अगर 40 एकड़ में पूरे धारावी को घुसेड़ना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी जो नियत है वो नियत में खोट है। अगर आपको धारावी डेवलप करनी है तो जो धारावी करो की मांग है सबसे पहले उसके ऊपर बात करो। आप पात्रा पत्र के ऊपर बात करो, आप धारावी के कमर्शियल लोगों को क्या दोगे उसके बारे में बात करो। आप ये बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग को लाके धारावी को 40 एकड़ में बिठाने के प्लान मत करो। ऐसा अगर करेंगे तो धारावी के ऊपर आपका मतलब धारावी का आपका डेवलपमेंट प्लान जो है वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। तो अभी कल ही धारावी में मैं आज सुबह आउट ऑफ स्टेशन था, आज आया। कल धारावी में भीम आर्मी के चीफ आए थे चंद्रशेखर रावण जी, तो वहां पे भी उनको सुनने के लिए भी काफी तादाद वहां पे आई थी। उन्होंने भी वही कहा जो मुद्दे हैं, मतलब यहाँ पे धारावी में जो समाज है, धारावी में दलित और मुस्लिम समाज है और दलित और मुस्लिम समाज के खिलाफ ही हमेशा से बीजेपी ने राजनीति की है। तो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट के नाम पर उनको धारावी के बाहर भगाकर उनके मित्र अदानी को पूरे धारावी देने का प्लान जो है वो मोदी जी ने किया है। इसके लिए जब तक ये पूरा प्लान स्पष्ट नहीं होता तब तक ये कितने भी इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट लोग को लाए या कुछ भी करे, इनके ऊपर धारावी की जनता का विश्वास नहीं होगा। काटके साहब, आपने जो मोर्चा निकला बहुत विशाल मोर्चा था। उद्धव ठाकरे जी, पूरे इंडिया अलायंस, वर्षा गायकवाड़, आम आदमी पार्टी के बहुत जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ था वहां पर। बहुत उद्धव ठाकरे जी आप लोग सब ने मिलकर कहा था कि 500 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया सब रेसिडेंट्स को जो इनहैबिटेंट्स है उनको मिलना चाहिए। आपने कहा रेलवे लैंड में आप यू कैन रीसेटल देम इन रेलवे लैंड बिकॉज वहां से फिर वो ट्रांसिट घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे। इट्स नॉट अ परमानेंट एलोकेशन। कट ऑफ डेट शुड बी द डेट ऑफ सर्वे। तो ये सब जो 3-4 डिमांड जो धारावी के रेसिडेंट्स के हित में आप लोग ने एस्टेब्लिश किया था उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ्रूटिफाई हो रहा है, यानी लोगों को कुछ मिलने वाला है या अडानी और सरकार ने उसको माना है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे पूरी जो बात है डेवलपमेंट की बात, ये धारावी के सब लोगों को 40 एकड़ जो रेलवे की जमीन मिली है उसके अंदर घुसेड़ देने का और बाकी की पूरी जमीन जो है 600 एकड़ जमीन वो कब्जा करने का, ये पूरा प्लान है। अगर आपको सही में धारावी डेवलप करनी है तो धारावी के लोगों को आप क्या देने वाले हो, धारावी का मास्टर प्लान क्या है, पहला उसको आप रिलीज करो। ये मास्टर प्लान लोगों के सामने रखो, लोगों को पूछो कि इस प्रकार से प्लान है, आपके रोजगार के लिए हमने ये प्रावधान किया है, आपके घर के लिए हमने ये प्रावधान किया है। और ये सब प्रावधान को अगर आप सपोर्ट करते हो तो डेवलपमेंट को सपोर्ट करो। लेकिन ऐसी कोई भी चीज हो रही नहीं है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज है सब ऊपर से तय हो रही है और पॉलिसी तय कौन कर रहा है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो एक व्यक्ति की नौकरी करती है और वो उनके मालिक है और उस हिसाब से पूरा काम चल रहा है। और इसलिए धारावी के लोगों को ये सब चीजों के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है। जब तक धारावी के लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको क्या मिलने वाला है तब तक धारावी के लोग उसको समर्थन कैसे देंगे। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी देर से ये सारी बातें चल रही हैं, अडानी जी को, अडानी ग्रुप को अलॉट हो चुका है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है। उनको कितने आप बता रहे थे, कोई 10 लाख स्क्वायर फीट के करीब या 10 करोड़ स्क्वायर फीट के करीब उनको टीडीआर भी मिल गया है और वो यूटिलाइज करने वाले हैं शायद सिर्फ 4000 स्क्वायर फीट या 6000 स्क्वायर फीट और बाकी जो है बाकी मुंबई के जितने भी बिल्डर्स हैं उनको जबरन टीडीआर अडानी जी से ही खरीदना पड़ेगा। इसके बावजूद क्या रिहैबिलिटेशन के ऊपर, पुनर्वसन के ऊपर लोगों से अभी तक बातचीत नहीं हुई है? संदीप पाटके साहब, कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही अदानी के माध्यम से ना ही सरकार के माध्यम से है। एटलीस्ट अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वहां पे आपका जो मास्टर प्लान है उसको आप प्रिंट करके तो लगाइए जी, आपको मत बताइए, लेकिन वहां के लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए आपका मास्टर प्लान प्रिंट करके दीवार पे तो चिपकाइए या पोस्टर तो लगाइए। क्या इतना भी पैसा सरकार के पास नहीं है? 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ अदानी कमाने वाला है, क्या लाख रुपया खर्चा करके क्या मास्टर प्लान पूरे धारा में आप करने वाले हो, इसकी जानकारी आप दे नहीं सकते।
तो कोई भी प्रकार की जानकारी लोगों को मिल रही नहीं, इसके लिए लोग wait a minute. No, wait a minute. Sandeep Patkar sir, are you trying to tell me that the Adani Group was given the entire project or granted the entire project by the government without a master plan? I mean, after all, in the proposal would have contained something कि हम लोग यहाँ पर ये बनाने वाले हैं, लोगों को इतना देने वाले हैं, लोगों का पुनर्वसन इस तरीके से करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना प्रपोजल में। नहीं, अभी तो कुछ मास्टर प्लान तो नहीं है। इन्होंने खाली टेंडर डॉक्यूमेंट दिया है, टेंडर डॉक्यूमेंट में उन्होंने भर के दिया है कि 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई मिलेगा, उसमें 4 करोड़ धारावी को देंगे, 6 करोड़ सेल के लिए रखेंगे, वहां पे ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन किस प्रकार से मास्टर प्लान है, 5 सेक्टर है, तो 1 सेक्टर में क्या होगा, 2 नंबर सेक्टर में क्या होगा, 3 नंबर सेक्टर में कैसे होगा, रोड कहाँ पे बनेगी, स्कूल कहाँ पे बनेगा, कॉलेज कहाँ पे बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ पे बनेगा, रोजगार के लिए क्या प्रावधान इसमें किया है, इस प्रकार कोई भी मास्टर प्लान जो है वो अभी तक धारावी की जनता के सामने आया ही नहीं। तो सुबह काटके साहब, ये अलग हट के एमवीए में जरूरी है कि एमवीए में आम आदमी पार्टी भी शामिल रहे, इंडिया अलायंस के आप घटक दल हो, बट यहाँ पर कुछ ऐसे मूवमेंट दिख नहीं रहे। प्रकाश अंबेडकर जी, शरद पवार साहब ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को जोड़ना है, मगर जो डिमांड अंबेडकर साहब ने की कि 12-12-12-12 करो, तो ये आपको कभी कभी अनरीजनेबल नहीं लग रहा कि इससे आगे चलकर युति कैसे होगा, अलायंस कैसे होगा? आपके ही जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान जी, उन्होंने कहा कि ये लास्ट होगा कि जो डायलॉग उनके एक थी कांग्रेस, यानी कांग्रेस का समापन का बात कर रहे हैं कि कांग्रेस विल एंड, तो और कांग्रेस फिर रिटालिएट करते हैं कि केजरीवाल जी ऐसा होना चाहिए, ईडी के सामने पेश होना चाहिए, भाग्य। तो ये कहां जाके आगे आपको अगर 2024 में बीजेपी को चुनौती, आप यू हैव टू गिव चुनौती, यू विल फाइट माय आउट, you're not coming together, आप अलायंस पार्टनर साथ में नहीं आ रहे, ना स्टेट में आ रहा है ना सेंटर में आ रहा है, और दरारें बढ़ रहे हैं। हाउ डू यू सी द फ्यूचर करके साहब? नहीं, देखिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए तो मुझे कोई प्रकार की दरार दिखती नहीं है। स्टेट लेवल पे कुछ हो सकता है, क्योंकि स्टेट लेवल पे हर एक पार्टी को अपना अपना एग्जिस्टेंस बनाना है, बचाना है। लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो मोदी को हराने के लिए बना है। भारत में संविधान के ऊपर जिस प्रकार से हमला हो रहा है, जिस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी इस देश में चल रही है, जिस प्रकार से विरोधी पक्ष को तोड़ने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से लोकशाही के चारों स्तंभ को उखाड़ने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ में ये जो इंडिया गठबंधन जो है वो तैयार हुआ है। और इंडिया गठबंधन जो है वो मोदी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद सीट शेयरिंग में थोड़ा सा होगा, तो भी मतलब इसका इम्पैक्ट जो है पूरे इलेक्शन प्रणाली पे कुछ ऐसा गिरेगा, ऐसा मुझे तो लगता नहीं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है संदीप पाटकर साहब कि आज तक, अभी तक आम आदमी पार्टी जहां पर भी जीती है अकेले जीती है। जहां पर भी है आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन मिला है तो वो बेशुमार समर्थन मिला है, और हमेशा देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के लिए लोग, जो भी आपके सपोर्टर हैं, वो सब लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी और के साथ अलायंस में आ जाएं। आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है इंडिया अलायंस के साथ जाके? मैं वही बोल रहा हूं ना कि देश का जो माहौल है वो इस प्रकार से हुआ है कि कोई भी पार्टी, कोई भी विरोधी पार्टी जो है, कोई किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि अगर देश में डेमोक्रेसी को फिर से एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले जो वहां पे हिपोक्रेट बैठा है वहां उसको सत्ता से नीचे उतरना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी पार्टियां जो है अपना स्वार्थ छोड़कर, अपनी विचारधारा छोड़कर, अलग अलग विचारधारा की सभी पार्टियां साथ में आई है, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी बचाना ये सबसे पहला लक्ष्य जो है वो सभी विपक्षी दलों के ऊपर है। Right, that's just about it. Advocate Sandeep Patkar sahab, I hope you succeed in at least in Dharavi, because in Mumbai we are very very concerned about Dharavi and how the rehabilitation will take place. क्योंकि बिगे साहब, जब तक रिहैब प्लान नहीं होगी तब तक धारावी में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? मतलब how can you redevelop Dharavi or develop Dharavi without a rehabilitation plan? I find it very strange. I hope it happens, and I hope it happens very very soon. But all the very best to you and all the more strengths to you. Advocate Katke Saab, once again, very very happy New Year, sir. नमस्कार। थैंक यू। फिर से एक बार आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेशन नाउ के पूरे स्टाफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
I hope they succeed because I find it very strange. I also saw the name of Mr. Hafiz Contractor as one of the architects in Dharavi. Oh Lord, I hope Mr. Adani knows what he's doing. But anyway, as far as I'm concerned, just a joke, all right? Now, all that I'm trying to say is that you have to take the people with you. Without the cooperation of the people, this project will not take off. Let's be very clear. Irrespective, unless and until you decide to use the army. अगर आप फौज को इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब इस्तेमाल करेंगे, this place is too big. आरोप तो लगी रहे कि पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब लगे हैं काम में धरावी में. जी. They're all there out there. But this to place scare is, the people into submission. Pradeep ji, this place is too big. It won't be so easy. It will not be so easy. And Mumbai is not going to be easy. Mumbai is not going to be easy. I mean, let's be very clear. In any event, nothing is easy. In life, nothing at all is easy. Right, that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. You know, please do like the channel if you like it. If you don't like it, of course, that's up to you. Please do share it. और subscribe ज़रूर करें. Please subscribe to the channel. That will help us. आप सब्सक्राइब जरूर करें and please do send in your comments. आप अपने responses जरूर भेजें. We have a few comments today. Let's take a look at what people think. लोग क्या समझते हैं? जो भी हम issues यहाँ पे discuss करते हैं. Let's take a look. A couple of jokers running a vlog. Sundry losers. Sanjeet K. Menon 8525. He's writing this again. Yes. And Mr. Menon, He loves you a lot. He's watching your program. wow. He's watching every. That's right. So he loves our jokes because after all he thinks we are jokers. Isn't that nice? Sam Poroy, the country is heading towards dictatorship. BJP got 37% votes. The remaining 63% will suffer if the country gets into dictatorship. That's what he says. Or she says. I'm not sure who this is. But this is Sam, right? Sam. So Sam is usually a man's name. Usually. Bharat Singh Saab. Thank you, media, respected sirs. By you, I wishing you and your viewers and our people of India and all leaders who work for goodness of the country, Happy New Year, and all make their life happy and prosperous. Thank you, one and all. Narayan Murthy Karokala 2809. That's nice. That is nice. Can we move on, please? Parthasarthi G 8320. Great sir, there was nobody to promote the great Rahul Gandhi ji. We hardly knew about his discipline and so many other virtues. Above, as you said, that he does not blow his own trumpet. For that matter, no one in his dynasty ever blew their own trumpet. Right? I don't disagree. I've never heard Indira Gandhi praising herself. Congress, massive show of strength. Sridhar Ramaiah should become Prime Minister shortly. Karthik 2896. Is that supposed to be a joke? Or is that No, joke. आज Karnataka में one of the ex-ministers said that if Siddaramaiah is here, why should we go and visit Ayodhya? That's right. That's right. So we've got Vishnu right here. Yes, sir. Isn't that lovely? Prashant 7097. Bhai Anchor Wale. Why is he saying manufacturing going down? Get your facts. It is going down. Anyway. Alright. That's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप लोग देखते रहें नेशन नाउ फ्रॉम बोथ माई सेल्फ एंड प्रदीप जी. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय सिया राम. जय सिया राम.